अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। बानी पीटीआई की सेहत को लेकर मामलात अभी दिगरगूं दिखाई दे रहे हैं। सहूलियात को लेकर आखिरकार बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक भौचाल की कैफियत पैदा हो गई है और पार्टी बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मजीद तशवीश में मुब्तला हो गई है, क्योंकि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि बानी पीटीआई की आंख की बेनाई महज 15% रह गई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ इल्जामात का नया सिलसिला शुरू हो गया है। अब जैसा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई का कहना था कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बेनाई नॉर्मल थी, लेकिन अक्टूबर के बाद बानी पीटीआई को आंखों में मुसलसल धुंधलाहट की शिकायत होने लगी। बानी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बार बार जेल सुपरिटेंडेंट को इत्तला दी, लेकिन जेल हुक्काम ने शिकायत के अजाले के लिए कुछ नहीं किया। बाद में बानी पीटीआई की दाईं आंख की बेनाई अचानक मुकम्मल ख़त्म हो गई। इसके बाद पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ को बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने के लिए लाया गया। बानी पीटीआई के मुताबिक खून के लोथड़े की तशखीस हुई, जिसकी वजह से आंखों का नुकसान हुआ और फिर इंजेक्शन लगने और इलाज के बावजूद दवाएं आँख की बेनाई जो है वो फिर सिर्फ 15% लौटा सकी और मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बर वक्त इलाज ना मिलने पर परेशान नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की आंखों में पानी था, जिसे वो बार बार साफ कर रहे थे। बानी पीटीआई ने यह भी बताया कि 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट से 3 तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसमें सेहत, बच्चों से बात और किताबें ना मिलने का मामला शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के मुताबिक उन्हें सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है और गर्मियों में उनके सेल में हब्स हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बानी पीटीआई ने जेल सेल में मच्छर और कीड़े मकोड़े आने की भी शिकायत की है। बानी पीटीआई ने गर्मियों में ठीक से ना सोने का शिकवा भी किया है। बहरहाल अब रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि पीटीआई ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर से मुआयने का मुतालबा किया है। सिफारिशात के मुताबिक बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किसी और डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। इसके साथ साथ ये सिफारिश भी की गई है कि बानी पीटीआई के सेल में मौजूद टीवी फॉल नहीं है। फॉल टीवी ना होने के बायस बानी पीटीआई के लिए किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को किताबों की फराहमी से कोई सिक्योरिटी खदशा पैदा नहीं होगा, जबकि रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि वकला से मुलाकातों के बगैर बानी पीटीआई का शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है। अदालत बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के मामले में मुदाखलत करे। अब आज सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदा है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि बानी पीटीआई के मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी जाएगी और दोनों इकदाम 16 फरवरी से पहले किए जाएंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि बच्चों से टेलीफोन का कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और उनके बेटों से टेलीफोनिक राब्ते की इजाज़त दी है, जो बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ है। पीटीआई के वकला हूँ या फिर पार्टी रहनुमा या बहनें, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इस बुनियाद पर अब बानी पीटीआई की रिहाई की बाज़गश भी सुनाई देने लगी है। जैसा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई की आंख की बेनाई 15% रह गई है और अब बानी पीटीआई की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। अब बानी पीटीआई की आंख की बेनाई 15% रह जाने के दावे पर पैदा होने वाली कयास आराइयाँ दरअसल पाकिस्तान की सियासत के उस तारीखी पस मंजर से जुड़ी हैं जहाँ तिब्बी बुनियादों पर मिलने वाले रिलीफ को अक्सर सियासी पहलू के साथ जोड़ा जाता रहा है। सियासी हलकों में यह तासुर मजबूत है कि अगर किसी बड़ी बीमारी को बुनियाद बना लिया जाए तो कैदी को जेल से अस्पताल या कम अज़ कम निस्बतन कम जो हिरासती माहौल है उसमें मुंतकिल करना मुमकिन हो जाता है, जैसा कि माजी में नवाज शरीफ के केस में देखा गया था, जहां उन्हें पहले जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर उन्हें बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त मिली। अब इसी पैराए में पीटीआई रहनुमा अली के इस बयान को भी मानी खेज समझा जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत आग से ना खेले और वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करे। अली मोहम्मद खान ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, इसका मतलब ये होगा कि आप सब इस जुर्म में शामिल हैं। आग से मत खेले। उन तक उनकी सिस्टर्स अलीमा आपा, नौरीन आपा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा और बाकी जो इमरान खान साहब रेकमेंड करते हैं, उन तक उनको रसाई दी जाए और फौरी तौर पर इमरान खान साहब को जेल से निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब तिब्बी इलाज कराना बानी पीटीआई समेत हर कैदी का बुनियादी हक है, लेकिन बानी पीटीआई का केस ना सिर्फ आला अदलिया की बराह रास्त निगरानी में, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी राय की गैर मामूली तवज्जो भी इस पर मरकूज है, जिसके बायस किसी भी फैसले को महज तिब्बी बुनियादों पर लेना भी सियासी मफहूम इख्तियार कर लेता है। लेकिन दूसरी जानिब अलीमा खान किसी भी डील के इम्कान को रद्द करते हुए बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए कह रही हैं कि बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है कि मैं जेल में मर जाऊंगा, लेकिन इस फिरौनियत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। अलीमा खान के बयान से यह तासुर उभर रहा है कि बानी पीटीआई किसी भी किस्म की डील या तिब्बी मुआयने की आड़ में किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहते, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो पार्टी में मौजूद कई रहनुमा बानी पीटीआई की सेहत पर बयानियां बनाते हुए तासुर कायम करना चाहते हैं कि बानी पीटीआई की जान को संगीन नौयत का खतरा है, जिससे यह महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता तलाश कर रही है, जबकि वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम को बानी पीटीआई की खराब सेहत का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक एक नैरेटिव बिल्ड किया है, रिपोर्ट बनाई है, वो पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया के दबाव में आकर वो तनकीद से बचने के लिए इस तरह का तासुर दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बड़ा सादा सा सवाल है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट भी सामने आ गई, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका चर्चा भी रहा। एक जुमला बड़ा मानी खेज है जो बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं कि बानी पीट यहाँ से उन्होंने शुरू किया कि बानी पीटीआई की रिहाई का वक्त हुआ चाहता है। तो क्या रिहाई का वक्त हुआ चाहता है? इस रिपोर्ट का मतलब ये? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई इमरान खान साहब की कोई रिहाई के लिए मामला कोई जो है तय पा गए हैं, या कोई डील या जिस किस्म की बातें जो है वो कल से की जा रही हैं कि जनाब कोई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन कोई एनआरओ या कोई डील या कोई ढील का जो है वो मौजूदगी है। मेरा ख्याल में कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। अलबत्ता चूंकि इमरान खान साहब की आंख का इशू था, उस पर खासा पीटीआई ने जो है वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और ये डिमांड भी की कि उनका इलाज होना चाहिए। तो इस बात के तो इम्कान हो सकते हैं कि उनके मर्जी के डॉक्टर्स जाके उनका चेकअप कर लें या उनको इलाज की सहूलतें जो है वो मुयस्सर हो जाएं, लेकिन ये कहना कि इसके नतीजे में कोई इमरान खान साहब जल्द बाहर आने वाले हैं, उनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, या जो इमरान खान साहब की जो कोई डील है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी, उसका तो मुझे कोई आज तक कोई इम्कान नजर नहीं आता है। ना कोई ऐसी डील जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल है कि इमरान खान साहब बाहर निकलें और वो डिमांड करें कि मौजूदा हुकूमत को रुखसत कर दिया जाए और जो हुकूमत को रुखसत करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे आमादा हो जाए। ऐसे ना हालात हैं और ना ही मेरे ख्याल में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे तैयार है। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, इस बात को मुकम्मल तौर पे खारिज से इम्कान भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी में हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे, मतलब पर्टिकुलरली हालिया सियासी तारीख बताती है कि नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से फिर बैरून मुल्क रवाना किया गया था। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का मामला भी ये था कि जनाब उन्होंने जो है वो अपनी बीमारी जब उनके सामने आई, जब फिर कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो उन्होंने डिमांड की और जी कि जनाब हुकूमत खत्म कर दी जाए या मुझे दोबारा हुकूमत दे दी जाए, कोई ऐसी सूरत हाल तब भी नहीं बनी थी। इसलिए कोई जो है ये सोचे कि इमरान खान साहब अगर कहीं जेल से बाहर निकल के इलाज के लिए आते हैं तो आगे जो हुकूमत है उसको भी रुखसत कर दिया जाएगा, मुझे ऐसे कोई मामला नजर नहीं आते हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरी नहीं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो लिया नवाज शरीफ साहब ने, उसमें जाहिर है कुछ तातुल तो था, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने हुकूमत को घर जाते हुए देखा और फिर जो हुआ वो सबके सामने। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेंटर में भी है, पंजाब में भी है। देखिए, मुझे लगता है ये है कि इमरान खान साहब के मामले में मामला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है ये जरूर चाहती है कि जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो टेररिज्म के हवाले से एंगेज रहे वफाकी हुकूमत के साथ, और जैसे कि लाहौर में एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने मीडिया से जो बातचीत भी की, उसमें भी उन्होंने इस बात का इरादा किया कि जो मुकदमात हैं किसी सियासतदान के हवाले से वो अदालतों का काम है, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अलबत्ता एंगेजमेंट जो है वो माजी में भी रही है, अब भी एंगेजमेंट होगी, जिसको ये रंग दिया गया बाद में कि शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये लचक आ रही है
इमरान खान साहब के हवाले से कोई डील हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी डील जो है वो फौरी तौर पर होने वाली है। अलबत्ता ये हो सकता है कि उनके इलाज के लिए कुछ सहूलतें उनको मुयसर आ जाएं, मुलाकातों पर पाबंदी जो है जिससे कि सख्तियाँ थी उसमें वो कमी आ जाए। लेकिन ये कहना अभी बड़ा कबल अज़ वक्त है कि इमरान खान साहब जेल से सारे मुकदमात से फिलफौर रिहा होने वाले हैं। ठीक, एक मुलाकात की भी खासी बाज़गश्त है, रूमर्स ही कहेंगे, ज़ाहिर है इसकी तस्दीक तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन ख़बरें खासी गर्म हैं कि बानी पीटीआई से को मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात किसी हुकूमती शख्सियत की नहीं थी। देखिए, इस बारे में कुछ खबरें अफवाहें तो मौजूद हैं कि खासतौर पर जब उन्हें पिम्स में ले जाया गया तो उस वक्त ये मुलाकात हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक जो है वो किसी तरफ से हुई नहीं अभी तक। और ना ही इमरान खान साहब से या उनसे वकील जो मिलने के बाद आ जाए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। उससे पहले बुशरा बीबी की जो फैमिली मिली थी उन्होंने भी इमरान खान साहब के हवाले से बातें की थी, उस पर भी कोई इस किस्म का जो है वो तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने नहीं आई। हाँ, इसके बारे में मुख्तलिफ सियासतदान, मुख्तलिफ तजज़ियाकार ये बात कह रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है, लेकिन मैं अपने ज़राए से मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसे हालात ऐसे नहीं बने कि इमरान खान साहब के लिए जो है वो डील कोई उनको ऑफर कर दी गई है और इमरान खान उसके नतीजे में जो है वो जेल से बाहर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती हुई नजर आ रही? मुझे लगता नहीं है। ये हो सकता है कि मामला थोड़े से बेहतर हों, एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत के माबैन, और दीगर जो है वो उनकी मुलाकातों पर जो पाबंदी, उनके बेटों के साथ जो बातचीत है, ये चीजें सेटल डाउन होती तो दिखाई देती हैं। लेकिन कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब के लिए वो अभी नजर नहीं आता। अलबत्ता कुछ पीटीआई के हमारे दोस्त या कुछ ऐसे तजज़ियाकार जो बातें कर रहे हैं उससे बाज़ लोग ये समझते हैं कि पीटीआई ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का शिकार हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट किसी बड़े एहतियात से डर रही है, इसकी इमरान खान साहब को रिहा करने की ऑफर की जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ऑफर की गई है या इस ऑफर की कोई मौजूदगी इस वक्त मौजूद है। कल की सियासत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसी लचक, कोई बड़ी डील इमरान साहब टाइमिंग के एतबार से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है आज, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये मुलाकात जो है इसमें भी ज़ाहिर है ये चीज़ तो डिस्कस हुई होगी जो आज अदालत में पेश की गई। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN का इस मसले पे, इमरान खान साहब की मसले पे एक कंसेंसस मौजूद है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी जरूर कर देती है जिससे ये इंप्रेशन उभरता है कि पीपल्स पार्टी जो है ये दूरियां खत्म करना चाहती है, अफ़वाम तफ़हीम करना चाहती है। लेकिन जब भी बिलावल भुट्टो साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं अफ़वाम तफ़हीम हो, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब का जो रवैया है वो इदारों को टारगेट करते हैं, वो फौज पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, आर्मी की चीफ को वो टारगेट करते हैं। तो इन हालात में कोई अफ़वाम तफ़हीम का भी रास्ता दिखाई नहीं देता। ये पीपल्स पार्टी भी इस जो है मसले पे मेरे ख्याल में PMLN के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस दौरान ज़ाहिर है हुकूमत ये एक नैरेटिव ज़रूर बिल्ड कर रही है कि PTI सिंपैथी कार्ड ले रही है या कोई हमदर्दी का बयानिया बना के हमदर्दी समेटना चाहती है और दूसरी तरफ ज़ाहिर है PTI का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे सलमान सफदर साहब बीइंग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ये कहते हैं कि बानी PTI वक्त हुआ चाहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से भी, और आने वाले दिनों में जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जैसे मुकदमे की बात की वो भी है और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की भी बात की। लेकिन जाहिर है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो है एज़ फार एज़ द मेडिकल कंडीशन इज़ कंसर्न्ड, और इस मेडिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ ऐसी रियायतें हैं जो PTI ज़रूर सीख कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली सारिफीन के लिए एक और मुमकिना माली झटका सामने आ रहा है, लेकिन इस बार अहम बात यह है कि ये झटका अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने बिजली के नए फिक्स चार्जेस से मुताल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया, लेकिन ताहाल हुकूमत ने इस पर दस्तखत नहीं किया। यानी ये फैसला अभी फाइल्स में है, लेकिन अगर मंजूरी मिल गई तो इसके असरात बराह रास्त करोड़ों सारिफीन पर पड़ेंगे। नेपरा की जानिब से जो मुजवज़ा फिक्स चार्जेस तजवीज़ किए गए हैं उनके मुताबिक पहली बार प्रोटेक्टेड सारिफीन यानी वो गरीब घराने जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। मुजवज़ा आदादो शुमार के मुताबिक
माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपये, 400 यूनिट वालों पर 400 रुपये और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ है। ये फिक्स चार्जेस इसके अलावा होंगे जो पहले ही बिजली के बिल में मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में शामिल होते हैं। यानी चाहे सारे बिजली कम इस्तेमाल करें, बिल फिर भी एक मखसूस हद से कम नहीं होगा। यहाँ सबसे अहम पहलू यह है कि अब तक पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड सारिफीन को एक किस्म की रियायत हासिल थी ताकि कम आमदनी वाले तबके को महंगाई से बचाया जा सके। यानी अब लेकिन नई तजवीज़ में पहली बार उन्हीं सारिफीन पर भी इजाफी बोझ डालने की बात की जा रही है, जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि बिजली के शोबे में माली खसारा अब बराह रास्त आवाम से पूरा किया जा रहा है। नेपरा के मौक़िफ़ के मुताबिक ये इकदाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर सेक्टर इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। लाइन लॉसेस, गर्दिशी कर्जा, बिजली की पैदावारी लागत और कम रिकवरी की वजह से डिस्कोस को मुस्तकिल खसारा हो रहा है। नेपरा का कहना है कि फ़िक्स चार्जेस का मकसद ये है कि सिस्टम के बुनियादी अखराजात जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर मेंटेनेंस है उसको पूरा किया जा सके, चाहे सारे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। दूसरी जानिब बिजली सारिफीन का मौक़िफ़ है कि महंगाई पहले ही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और ऐसे में फ़िक्स चार्जेस का नफाज एक ऐसा टैक्स होगा जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बिजली को मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बना देगा। ख़ास तौर पर वो घराने जो 100 या 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 200 से 300 रुपये का इजाफी बोझ भी खासा बड़ा होता है। अब मुजवज़ा बिजली के नए फिक्स चार्जेस पर सारिफीन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखते हैं। ये जो 300 यूनिट के ऊपर टैक्स लग रहा है ये तो नाइंसाफ़ी है और गलत है। ये जो आजकल 300 यूनिट इस्तेमाल करें बिजली के, गवर्नमेंट करे फिर भी उसकी टैक्स आधा ज़्यादा की जाए और जो है ना महंगाई का दौर है, लोग कहाँ से पूरी करेंगे। लोग गरीब बंदे, हम कहाँ जाएंगे। हम लोगों का यही पैगाम है कि सरकार को अपील है कुछ यार कम करे, हम लोगों का ख्याल करें। हम बहुत ही मजदूर है, गरीब है आदमी, यार कुछ ख्याल करें। अब हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सस्ती बिजली खरीद कर महंगे दामों फ़रोख्त कर रही है। इस हवाले से वज़ीर तवानाई उवैस लगारी इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए क्या गुफ्तगू फरमाते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर किसी भी पॉइंट पे ये बात नहीं की कि पावर सेक्टर के अंदर और इश्यूज नहीं है। हमने एक साल के अंदर 780 अरब का सर्कुलर डेट रिड्यूस किया है। जिन आईपीपीज को पीटीआई की हुकूमत ने 3 साल उनको मौका दिया कि जाओ इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाओ और हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू नहीं करते, हमने उनको चाबी दे के और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उनके रेट्स को नीचे लेके आए हैं। 586 अरब रुपए की बिजली की चोरी और रिकवरीज के अंदर कमी थी 2023-24 में, वो 586 से कम करके 397 अरब रुपए तक लेके आए हैं। 190 अरब रुपए की एक साल के अंदर चोरी तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की है। वो इधर कोई भी सियासी जमात बताए कि उनकी हुकूमतों में कभी इतनी चोरी और रिकवरी के अंदर बेहतरी आई है। दूसरी जानिब हुकूमत सोलर सारिफीन की पॉलिसी भी तब्दील करना चाहती है, जैसे कि नेट मीटरिंग के तहत सारिफ अपनी इजाफी पैदा की गई बिजली ग्रिड को देकर वही रेट वापस लेता था जिस रेट पर बिजली खरीदता था, लेकिन मुमकिन नेट बिलिंग के निज़ाम में हुकूमत सारिफ से कम रेट पर बिजली खरीदेगी और ज़्यादा रेट पर बेचेगी। हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है एज फार एज द पावर सेक्टर इज़ कंसर्न, जिस पे पॉलिसीज़ में शिफ्ट, पॉलिसी में चेंजेस होती हुई बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रही हैं। एनर्जी एक्सपर्ट, सोलर एक्सपर्ट गुयूर तरमिज़ी साहब ने स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन किया है। गुयूर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत बाज़गश्त रही ये जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है उसको नेट बिलिंग में तब्दील करने की, जिस पे अभी नेपरा को केस वापस भेजा है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको रोका गया, इस फैसले को मुअत्तल 1 महीने का विंडो क्रिएट किया गया है। इस दौरान क्या दिक्कत क्या है, मुश्किल क्या है? नेट मीटरिंग लगता है कि अब हुकूमत के बस में नहीं है इसको पूरा करना कि एग्जैक्टली वो यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो आपके बिल से मिन्हा कर दिए जाए या एग्जैक्टली उसी रेट के अंदर आपको दिया जाए। इस पर भी उवैस लगारी साहब का एक शॉट है, मैं टीम से कहूँगा अगर वो भी अवेलेबल हो जाता है उसको चला दीजिएगा। वो ये कहते हैं कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, सारा फैसला, सारा जो उसका हिस्सा है वही समेट जाते हैं, आम आदमी को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुयूर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गुजारिश ये कि 2017 और 2018 में उवैस लगारी साहब ही पावर मिनिस्टर थे और उस वक़्त उन्होंने असम्बली में बहुत ज़ोरदार तकरीरें की थी, लोगों को कन्विंस किया था और लोगों को कायल कर रहे थे कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, नेट मीटरिंग की तरफ आएँ ताकि ग्रिड में बिजली जाए और ग्रिड में फ़ायदा हो, हमारा जो शॉर्टेज है पावर फॉल वो ख़त्म हो जाए।
आज सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। आज हमारे पास गर्दिशी कर्ज़ों ने जो प्रॉब्लम किए हैं और आज अवैस लगारी साहब बिल्कुल उसी तरह उलट उसके मुतज़ाद रिएक्शन दे रहे हैं। जो डाटा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए अवैस लगारी साहब ने दिया है, उन्हें चाहिए था कि उसका वो प्रॉपर एक अदाद-ओ-शुमार भी देते। मेरे पास सारा अदाद-ओ-शुमार नहीं है, लेकिन मेरे पास लाहौर लेस्को के अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और लेस्को के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बताते हैं कि हमारी टोटल कैपेसिटी का 89% जो नेट मीटरिंग है वो डोमेस्टिक है, घरों में है, और 89% जो डोमेस्टिक घरों वाली मीटरिंग है ये सारे के सारे 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट वाले लोग हैं। 5 किलोवाट वाले बंदा कौन, बड़ी मछली कहाँ से हुआ? अच्छा, मैं एग्जैक्ट जो उवैस लगारी साहब का स्टेटमेंट है एक बार फिर आपको भी और व्यूअर्स की आसानी के लिए ज़रा सुनवा देता हूँ। ज़रा चलाइए अगर आपके पास है प्लीज सब चलाइए। बिजली की खरीद वो होती है जब एक प्लांट बना के आपको बिजली देता है, वो बिजली की खरीद हमारी दिन के वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट बनती है। 11 किलोवाट का सिस्टम मेरे घर पे लगा हुआ है, मैं बिजली को इस वक्त 5.5-6 रुपए फी यूनिट के ऊपर बना रहा हूं, मुझे पता है, और हर नेट मीटरिंग यूजर्स को इस बात का पता है। वो जब मैं 27 रुपए का या 26 रुपए का अगर मैं ग्रिड को दूंगा तो बाकी 3 करोड़ 45 लाख लोगों के साथ इंसाफ है या जुल्म है? सीधा सीधा प्रॉफिट, ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना। आप 5.5-6 रुपए का यूनिट आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, 27 रुपए में सरकार उसको खरीदे तो सरकार तो खसारे में है ना। तिरमिज़ी साहब ये कह रहे हैं। गुजारिश है कि एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस का बुनियादी फोकस होता है। जो भी सरमायादार इन्वेस्टर है, छोटा है बड़ा है, सबसे पहले अपना वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है। 2017-18 से जब से ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी स्टार्ट हुई है, उस वक्त लोगों ने अपनी कीमती चीज़ें बेची हैं, बैंक से कर्जे लिए हैं, गाड़ियाँ बेची हैं, जेवर बेचा है और उसके बाद घरों पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज नेट सोलर पैनल्स की कीमत इस वक्त 35 रुपये से 38 रुपये हुई है। कुछ अर्सा पहले तो 27-28 रुपये फ़ी वाट थी, लेकिन आप ये देखें 2 साल पहले यही सोलर पैनल 75 रुपये फ़ी वाट चल रहे थे, 80 रुपीज़ पर वाट चल रहे थे। उस वक्त लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेचकर और कर्जे उठा के सोलर सिस्टम लगाए हैं, जिनका अभी उनको ब्रेक इवन नहीं हुआ उनके साथ। आप ब्रेक इवन की जो पीरियड है वो 3 साल से 5 साल के दरमियान में है, और अगर बैटरी वाला सिस्टम, अगर हम हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाते हैं, वो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगेन वो सवाल ये है कि घरों के अंदर जो लगने वाले सिस्टम है, 5 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में मैक्सिमम जो ग्रिड को देता है वो 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं दे पाता, बाकी तो उसकी अपनी इंटरनल कंजम्पशन। लेकिन ये मॉडल अब सरकार के लिए फिजिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं लग रहा है फिजिबल हुकूमत को? क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि सरकार के लिए सबसे आसान हल होता है कि जो टैक्स नेट में फंसा हुआ है, जो गरीब आदमी है, उसको मज़ीद रगड़ा लगा दिया जाए। वो उसके बाद आप पावर, जो PPA पावर परचेज एग्रीमेंट्स हमारे IPPs के साथ थे, उसके अंदर उस वक्त हुकूमत ने क्यों नहीं सोचा, गुज़श्ता हुकूमतों ने या मौजूदा हुकूमत ने? आपके इस वक्त 34 प्लांट्स हमारे IPPs के ऐसे हैं जिनकी बाकी पेमेंट आज 2026 से 6 साल से लेके 27 साल उनके एग्रीमेंट बाकी हैं। सारी दुनिया में BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के एग्रीमेंट 10 साल होते हैं। बिजली मिल रही है ना हमें, मतलब IPPs के चुंगल से तो अब मुकम्मल तौर पे हम आज़ाद नहीं हुए हैं। तो जब तक आज़ाद नहीं हुए तो मतलब कम कॉस्ट पे हम सरकार कैसे पैसे ज़्यादा दे दे? हमारी दिक्कत समझे ना सरकार, ये कह रही सर। मेरी गुजारिश है कि कम कॉस्ट का सवाल उस वक्त पैदा होगा जब लोग अपने ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे। अभी तक ब्रेक इवन पे बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम लोग हैं जो ब्रेक इवन पे पहुंचे हैं। 5 किलोवाट वाला जो सिस्टम बंदा लगा रहा है वो तो बिल्कुल इसी सिचुएशन में कि उसको बिजली का बिल तकरीबन नहीं देना पड़ रहा, या देना पड़ता है तो 8-10 हज़ार की रेंज में वो 5 किलोवाट के सिस्टम वाला बिल फिर भी वापडा को पे कर रहा है। वो सारे वो तो वजूद है उसके पास। नहीं, लेकिन तिरमिज़ी साहब एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी देखा गया है कि नेट मीटरिंग या जो ग्रीन मीटर वाला है मामला, वो तो अप्रूव कराना भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। सबके साथ तो नहीं हो रहा था, उसका भी एक थ्रेशहोल्ड था। उसमें भी हमने ये देखा है कि बड़ा प्लेयर तो करा लेता है उसको, छोटे प्लेयर की सुनवाई नहीं होती। जी बिल्कुल। लेकिन इस वक्त आज के दौर में नेट मीटरिंग का कनेक्शन और उसके साथ जो टेक्निकल उसके पार्ट्स हैं, वो अर्थिंग है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, लाइटिंग रेस्टर है, और नेट मीटरिंग का इटसेल्फ प्रोसेस। सिर्फ लेस्को की जो फीस है लाहौर के अंदर, लेस्को रीजन के अंदर, वो तकरीबन 43,000 उसका नेट मीटर की कॉस्ट है, और 12,000 से 13,000 उनका जो टैरिफ चेंज फीसेस हैं
वो अपनी जगह पे चला गया। एक्सटेंशन ऑफ लोड ये 70,000 तक 60,000 तक तो वापडा की रीजनल फीसेज हैं। फिर उसके बाद आपको पता है हमारे यहाँ पे सिर्फ रीजनल फीसों पे काम नहीं होता। तो नेट मीटरिंग का टोटल जो पैकेज है एक करीब 2 लाख रुपए तक चला जाता है। और सोलर सिस्टम लगवाने का मतलब ये है कि 5 किलोवाट का अगर किसी ने सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ लगाया है तो वो 7 लाख तक है। और उसके बाद अगर किसी ने बैटरी भी लगवाई है तो फिर आप नहीं, आप तो कॉस्ट की बात करें ना, लेकिन वो सिफारिश जो है, मैं कह रहा हूं कि उसके बगैर तो लगता ही नहीं है। सिफारिश तो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन सिफारिश के साथ आपको एफर्ट्स खुद करनी पड़ती हैं। सोलर कंपनियों के जो लोग हैं वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे एफर्ट करते हैं, वो फिर उनसे चार्जेस वगैरह ले रहे होते हैं। अब इस सारे मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका क्या बिजनेस ठप हो जाएगा, कम हो जाएगा? हमारा लोग इस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हर तो ग्रीन मीटर नहीं लगवाता ना सर, या नेट मीटरिंग के उसमें मॉडल के तहत इसको नहीं ड्राइव करता है, तो क्या होगा? क्या क्लाइंट्स की अगर हम अपनी दर्जाबंदी कर लें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स हैं। जो शहरों वाले क्लाइंट्स हैं वो अपने घर में एक एसी एयर कंडीशन वो ज़रूर रखते हैं। बाकी शहर जो देहातों के इलाके हैं या छोटे घर वाले हैं वो सिर्फ पंखों लाइटों के लिए चल रहे हैं। हमारा सिस्टम कभी, हमारा जो बिज़नेस है ये चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग ये होगा अब ग्रिड के साथ अपना सिस्टम कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर को तो वो ऑफ ग्रिड पर रखेंगे, अपना घर तो वो चलाएंगे, इतनी बिजली वो पैदा करेंगे कि दिन में बिजली इस्तेमाल कर लें। अच्छा, और रात के वक्त मुझे बता दीजिएगा ये जो नेट बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि एक फिक्स चार्ज जिस कर दिए जाए 11 रुपए, जो ये क्या लॉस हो रहा है इससे काम कंज्यूमर को? या जी, कंज्यूमर को जो नेट मीटिंग के जितने भी लोग हैं जिन्होंने नेट मीटिंग का कनेक्शन कराया है, अब उनको बिल देना पड़ेगा। जहां पहले वो बिल से आज़ाद थे और वापडा का बिल तकरीबन ना होने के बराबर आता था या बिल नहीं भी आता था, अब उनको वो बिल देना पड़ेगा। आप देखें एक दिन में 5 किलोवाट वाला जो सिस्टम है वो टोटल मैक्सिमम यूनिट जो बनाता है 20 यूनिट बनाता है, और उसमें से इस्तेमाल भी होने हैं। उस 20 यूनिट में से वो 10-12 दिन में इस्तेमाल कर लेगा तो रात में 7-8 यूनिट तक रह जाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 7-8 यूनिट वो अगर 11 रुपये के हिसाब से लेता तो वो 88 रुपीज़ या 100 रुपये तक मैक्सिमम वापडा को दे रहा होगा। जबकि वापडा से जब रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो बिजली इस्तेमाल करेगा, वो अगर 5 यूनिट भी लेगा तो 55 रुपये का तो यूनिट आजकल चल रहा है प्लस टैक्सेस, तो वो उसको 300, 200-250। मुझे ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। सोलर एक्सपर्ट उय्यूर तिरमिज़ी साहब हमारे साथ थे। आई एम श्योर कि ये सारा जो फंडा है इन पर्टिकुलर नेट मीटरिंग वाला और फिर नेट बिलिंग का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये खासी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने सिंध की आला तालीमी फ़ज़ा में हलचल मचा दी है, जिसके बाद एक अहम सरकारी जामिया का इंतज़ामी मामला न सिर्फ खबरों की जीनत बना है बल्कि अवामी बहस का मरकज़ भी बन चुका है। अब जैसा कि इस वीडियो और इससे जुड़े इल्ज़ामात ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे तालीमी इदारों में आला ओहदों पर फाइज अफराद वाकई इस जिम्मेदारी के अहल हैं जो उन पर आयद होती है। इसी पस मंज़र में सिंध यूनिवर्सिटी के दादू कैंपस के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अजहर शाह पर मुबैना तौर पर नशे की हालत में दफ्तर आने, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने और तालीमी सरगर्मियों में खलल डालने के संगीन इल्ज़ामात सामने आए और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो बज़ाहिर नशे की हालत में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करने ओहदे से मुअत्तल कर दिया। ये महज एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि जब मामला सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए मंजर आम पर आते हैं तो इदारों पर दबाव बढ़ जाता है और उन्हें रद्द-ए-अमल देना पड़ता है, वरना खामोशी की सूरत में इदारे की साख मजीद मुतासर होने का खदशा होता है। और खुसूसी तौर पर यूनिवर्सिटी जैसे हसास और मोतबर इदारों में प्रो वाइस चांसलर का मनसब नहायत अहम होता है, क्योंकि वो न सिर्फ इंतजामी फैसलों में कलीदी किरदार अदा करता है बल्कि तलबा और असातिज़ा के लिए अखलाकी मयार का तयन भी करता है। इसीलिए इस ओहदे पर बैठ कर अगर कोई शख्स मुबैना तौर पर नशे जैसी हालत में आए तो ये सिर्फ ज़ाती मामला नहीं रहता बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम पर सवाल खड़ा हो जाता है कि मौजूदा निज़ाम किन लोगों को मुस्तकबिल की नस्लों की रहनुमाई के लिए मंतखब कर रहा है। बहरहाल अब इस मामले की संगीनी उस वक्त मजीद वाज़ेह हो जाती है जब प्रो वाइस चांसलर एक और मुबैना उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो साथी असातिज़ा के साथ नशे की हालत में बदतमीज़ी और गैर महज़ब गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किसी भी मुल्क की असल पहचान उसके शहरी होते हैं और जब शहरियों को मैसर सहूलियात जो है वो मादूम पड़ जाए तो बैरून मुल्क जाकर वो राहें तलाश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं, रिसोर्सेज तलाश करते हैं। और जब वही शहरी बैरून मुल्क जाकर भीख, चोरी, जालसाजी
और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाए तो ये सिर्फ चंद अफराद की नाकामी नहीं रहती, बल्कि पूरी हुकूमत के लिए एक संजीदा मसला बन जाती है। दुनिया की कौम किसी को आइन या नारों से नहीं बल्कि उसके लोगों के रवैयों से पहचानती है, और बदकिस्मती से पाकिस्तानी शनाख्त अब कई ममालिक में एक मेहनत कश कौम की बजाय एक मसला बनती जा रही है। इसी पस मंज़र में अब वो खबर सामने आई है जो बज़ाहिर महज आदाद शुमार पर मुश्तमिल है, लेकिन दर हकीकत एक बड़े कौमी बहरान की अक्कास है। जैसा कि कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक साल 2025 के दौरान खलीजी ममालिक से 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं। इनमें अक्सरियत गैर कानूनी क़याम, वीज़ा खिलाफ वर्जी, भीख, चोरी, जालसाजी और दीगर जराइम में मुलव्विस पाई गई है, जबकि सबसे ज़्यादा डिपोटेशन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से हुई है। अब देखा जाए तो ये सूरत हाल अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक तवील समाजी और माशी जवाल की कहानी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई और मौक़े की कमी ने नौजवानों को शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया है। जब एक नौजवान को अपने मुल्क में मुस्तकबिल नज़र नहीं आता तो वो बैरून मुल्क को निजात का रास्ता समझता है, चाहे उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार हो या गैर कानूनी। यही वो मकाम है जहाँ इंसानी स्मगलर्स, जाली एजेंट और गैर रस्मी नेटवर्क्स हरकत में आते हैं और ख्वाबों को कारोबार बना लेते हैं। बदकिस्मती ये है कि बैरून मुल्क पहुँच कर भी बहुत से अफराद हुनरमंद और फिर मेहनत करने की बजाय आसान रास्ता तलाश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भीख मांगना, छोटे जराइम में मुलव्विस होना या जाली तरीक़ों से पैसा कमाना वक्ती फ़ायदा तो देता है, लेकिन इसका इज्तमाई नुकसान बहुत बड़ा होता है। क्योंकि किसी मुल्क का शहरी अगर किसी खलीजी शहर में भीख मांगता नजर आए तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की इज्जत दाव पर लगा देता है, क्योंकि दुनिया फ़र्द को नहीं बल्कि उसके पासपोर्ट को देखती है। इस मसले का एक और ख़तरनाक पहलू यह है कि सब कुछ इनफरादी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में हो रहा है, और इस नेटवर्क को रोकने के लिए वजारत दाखिला मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। जैसा कि वजारत दाखिला के मुताबिक FIA ने हुंडी, हवाला और गैर कानूनी करेंसी के कारोबार के खिलाफ सैकड़ों छापे मारे, सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए और कई अफराद को गिरफ्तार करके सजाएं भी दिलवाई हैं। यह आदाद-ओ-शुमार वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मुतवाज़ी गैर कानूनी मईशत मौजूद है जो लोगों को गैर कानूनी रास्तों से बाहर भेजती है और फिर वहाँ भी गैर कानूनी सरगर्मियों में धकेल देती है। अब बैन अल-अक़वामी सतह पर इसका सबसे बड़ा नुकसान मुल्क की साख को हो रहा है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा कवानीन सख्त हो रहे हैं, निगरानी बढ़ रही है और रोज़गार के मौक़े महदूद किए जा रहे हैं, जो यकीनन मुल्क की इकॉनमी के लिए और मुल्क की साख के लिए किसी खतरे से। प्रोग्राम का वक्त अपनी इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।